नमस्कार दोस्तों, पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आज मेरे साथ है राजस्थान युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, जवाहरलाल मंच राजस्थान के पूर्व चेयरमैन व पूर्व पार्षद अरुण व्यास। आप युवा कांग्रेस के नेता हैं और बीकानेर पश्चिम विधानसभा सीट के टिकट के प्रबल दावेदारों में से है। स्वागत है अरुण जी आपका नारी दूत स्टूडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत जी। अरुण जी, मैं सबसे पहले आपको प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि आपके होल्डिंग्स में ये लगा हुआ रहता है कि आपका समर्थन लाएगा बीकानेर में परिवर्तन। तो अभी परिवर्तन चुनाव के दौरान परिवर्तन नाम की बहुत महत्ता है। आपने इस परिवर्तन शब्द को क्यों चुना? देखिए, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और इस परिवर्तन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि बीकानेर में मैंने अभी करीब 25 वार्डों में मोहल्ले मोहल्ले मीटिंग्स की है और ज़्यादातर लोगों में, मेरे को करीब 17-18 साल हो गए सार्वजनिक जीवन में, ज़्यादातर लोगों में एक धारणा है राजनेताओं को, जनप्रतिनिधियों को लेके कि चुनाव के समय वो क्षेत्र में दिखते हैं, चुनाव के बाद में वो क्षेत्र में नहीं दिखते। जनता की छोटी छोटी सभी समस्याएं हैं, मूलभूत सुविधाओं को लेके उनकी कोई समस्याएं हैं, तो उनको सुनने वाला कोई उनको इजीली उपलब्ध नहीं होता है। तो ये परिवर्तन वही है कि हम लोग उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि यदि वो हम लोगों पर विश्वास करते हैं तो पूरे 5 साल सुख दुख में हमेशा उनके बीच में रह के काम करेंगे। क्या आपको ये लगता है कि अभी जो वर्तमान में विधायक है पश्चिम के और राज्य के शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला साहब जो है, वो जनता की मांग पूरी नहीं करते, उनका काम पूरा नहीं करवाते? क्या इस कारण आपके समर्थक, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता परिवर्तन की बात करते हैं और आप इसी मुद्दे को लेकर आगे आए हुए हैं? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हों। पिछले 43 वर्षों से वो सार्वजनिक जीवन में हैं। 1980 में जब पार्टी ने पहली बार उनको मौका दिया था, तब उनकी उम्र महज 31 वर्ष थी। युवा होने के नाते पार्टी ने उनको मौका दिया, उसका फ़ायदा भी मिला। तत्कालीन उस समय के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे, जिनको पार्टी ने विराम देकर एक नए युवा पर विश्वास जताया। अब कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है, उसकी महत्वाकांक्षाएं होती है, उसके साथ जो लोग काम करते हैं उनकी अपेक्षाएं होती है। तो ये कोई विरोध नहीं है किसी व्यक्ति विशेष का। सबका अपना अपना काम करने वाले की एक अपनी अपेक्षाएं होती है, एक राजनीतिक उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि मुझे भी उस पद पर आकर आम जन की सेवा करनी है, मुझे पब्लिक के काम करने के लिए मुझे उस पावर को चाहिए जिसके थ्रू मैं लोगों की मदद कर सकूं। चूंकि आपके बारे में यह धारणा है राजनीतिक सूत्रों में कि आप सचिन पायलट गुट के हैं, और चूंकि सचिन पायलट गुट और अशोक गहलोत गुट में तकरार वर्षों से चल रही है, पूरा राजस्थान जानता है, पूरा भारत जानता है, तो क्या आपको लगता है कि आप उनके गुट में होने से आपको टिकट मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई गुट नहीं है। कांग्रेस पार्टी में एक ही गुट है, वो है खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी। सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी दोनों हमारे नेता हैं। आपने शायद कल अशोक गहलोत जी का एक वक्तव्य नहीं सुना होगा, जिसमें वो भी ये बात कह रहे हैं कि सचिन पायलट जी जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं। तो वो कहीं दोनों तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। एक विचारधारा का फ़र्क हो सकता है, मैं अलग तरीके से सोचता हूँ, मेरे से कोई सीनियर है तो वो हो सकता है उनका एक नज़रिया अलग हो सकता है। लेकिन एक नज़रिया सबका एक है कि कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, किस तरीके से हम लोग वापस कांग्रेस पार्टी को रिपीट करके सत्ता में आए। तो इसमें कहीं किसी में कोई विवाद नहीं है, सब इस मुद्दे पर एकजुट है। रही बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि सचिन पायलट जी टिकट को लेके मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है कि टिकट का ऐसा कोई मापदंड नहीं होता। टिकट के लिए मापदंड ये होता है कि पार्टी के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, वफादारी क्या है, आपने कितनी मेहनत से काम किया है, ज़मीन पर धरातल पर रहकर कैसे आपने मेहनत की है, संगठन में कितनी मजबूती से काम किया है, विपक्ष में रहते लोगों के मुद्दे कैसे आपने उठाए। ये सब चीज़ें ऊपर नोटिस की जाती है और जो इन सब चीज़ों पर खरा उतरता है, पार्टी के इंटरनल सर्वे में जो सबसे ज़्यादा मजबूती से उभर कर आता है, पार्टी उन्हीं को मौका देती है। आपका राजनीति में पदार्पण पार्षद चुनाव के बाद हुआ, उसके बाद में आप प्रदेश स्तर पर जो आपने पद प्राप्त किए और उसको बखूबी निभाया, तो आप चुनाव लड़ने का केवल यही आधार मानते हैं या बीकानेर पश्चिम के विधानसभा के मतदाताओं को आपने राजनीति से सेवा के रूप में कितना लाभ पहुंचाया, उस आधार पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं?
देखिए मैं वर्ष 2009 में पार्षद बना था। उससे पहले मैंने एनएसयूई में काम किया। जब छात्र राजनीति में था तो छात्र हितों के मुद्दे उठाए। जब मैं पार्षद रहा तो मैं ऐसे वार्ड से पार्षद बना जहाँ कांग्रेस एक ही बार जीत पाई है, अधिकांश वहाँ बीजेपी जीती है और मेरा खुद का वोट भी उस वार्ड में नहीं था। लेकिन पार्टी ने भरोसा करके मुझे सिंबल दिया और मैंने भी उनके भरोसे पर खरे उतरने का, वार्ड वासियों के भरोसे पर खरे उतरने का हमेशा पूरा प्रयास किया, सबको साथ लेके चला और वार्ड में कहीं कोई गली, कहीं कोई मोहल्ला ऐसा नहीं छोड़ा हो, जहाँ मैंने विकास करने के लिए उनकी मूलभूत सुविधाओं को, उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए प्राथमिकता नहीं रखी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक यही इसको आधार मान सकते हैं। वो एक शुरुआत थी, हमने वार्ड में काम किया, हमने संगठन में काम किया, विचारधारा उसके बाद में ये थी कि अब धीरे-धीरे हमें पूरे बीकानेर को इस मुहिम को आगे बढ़ाना है और पार्टी यदि मौका देती है और बीकानेर की जनता मेरे को आशीर्वाद देती है, तो उसी तरीके से बीकानेर के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास करूँ। आप बीकानेर की जनता का आशीर्वाद माँग रहे हैं। आपके जहाँ आप रहते हैं, उस वार्ड का पार्षद ही बीजेपी का है, वहाँ के पार्षद को भी आप कांग्रेस का पार्षद नहीं बना पाए, कांग्रेस पार्टी को जीत नहीं दिला पाए, तो फिर आप ये कैसी उम्मीद रखते हैं? देखिए सारी चीज़ें पार्टी टिकट किसको देती है कई बार उस पर भी डिपेंड करता है। आदरणीय कल्ला साहब का भी घर उसी वार्ड में आता है, उनका बूथ भी उसी में आता है। तो टिकट वितरण में क्या मापदंड रहे, उन्होंने क्या भरोसा करके उन पर विश्वास जता के उस प्रत्याशी को मौका दिया। कुछ मतदाता जो हैं हो सकता है उनकी अपेक्षाएँ पर प्रत्याशी खरा नहीं उतर पाए हों। तो उससे हम लोग वार्ड पार्षद का छोटा चुनाव होता है, तो इनमें कई बार लोगों की आपसी रिश्ते और बहुत सी चीज़ें भी जो है वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो उससे हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। विधानसभा का चुनाव और पार्षद के चुनाव की परिस्थितियाँ बहुत डिफरेंट होती है। तो उसको ये नहीं मान सकते। हमने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया जभी उन्होंने सम्मानजनक और अच्छे वोट लिए। जबकि हार-जीत जो है वो एक प्रक्रिया है। जब 2 लोग चुनाव लड़ते हैं तो उसमें एक हारता और एक जीतता है। आपका कहना सही है, टिकट वितरण में गलती हो सकती है, लेकिन यह बात समझ से परे है कि गलती एक बार हो सकती है। पिछले काफ़ी वर्षों से आप अपने वार्ड में, कल्ला जी के अपने वार्ड में पार्षद कांग्रेस का नहीं बना। इसका मूल कारण क्या है? देखिए पिछले काफ़ी वर्षों से तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि उस वार्ड में नहीं बना है। अभी 2 चुनाव ऐसे हुए हैं करंट में जिनमें कैंडिडेट बीजेपी का पार्षद वहाँ से जीत पाए हैं। तो मैंने आपको अभी एक बात कही थी, आपने परिवर्तन पर एक शब्द पूछा था कि भई इस परिवर्तन का जो आपके बैनर में उसका क्या मतलब है? कहीं न कहीं हम लोगों को ये बात आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि आजकल मूलभूत सुविधाएँ वो मौलिक अधिकार है आम जन का। सड़कें हो गई, नालियाँ हैं, सफाई है, लाइट है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं और हमें इन पर वर्क करना होगा। तो कहीं कुछ कमी रही होगी निश्चित रूप से तभी जनता ने 2 बार जो है जनादेश विपक्ष के किसी पार्षद को दिया है। तो हम उसको भी सुधार करेंगे, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 के मई-जून में जब दोबारा चुनाव होंगे तो उसमें कांग्रेस पार्टी का पार्षद जीतेगा उस वार्ड से। ने आपने बीकानेर के मतदाताओं के लिए ऐसा क्या किया? कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ऐसा क्या किया, जिससे आपको ही पार्टी टिकट दे? बीडी कल्ला जैसे कद्दावर नेता और वरिष्ठ कांग्रेसी को ही टिकट काट दे और आपको टिकट क्यों दे? देखिए, संगठन में जब कोई व्यक्ति काम करता है, तो पार्टी उसके काम का मूल्यांकन करती है। हमें ज़िम्मेदारी दी जाती है, जब विपक्ष होता है, तो आप एक बेहतर विपक्ष का किस तरीके से भूमिका निभाते हैं, आप किस तरीके से मुद्दे उठाते हैं। जब आप पक्ष में होते हैं, तो आप संगठन में किस तरीके से काम करते हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें होती हैं कि हम जनता के बीच में रह के उनके मुद्दों को उठाते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। एक जागरूक व्यक्ति के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते तो इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले 17 सालों में मैंने धरातल पर रह के जो मेहनत की है, जो काम किया है, उसके लिए पार्टी मुझे निश्चित रूप से मौका देगी। बीकानेर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आपके नाम के विज्ञापन होर्डिंग्स और दीवारों पे जगह-जगह अरुण व्यास लिखा हुआ है। क्या पार्टी के हाईकमान द्वारा आपको ऐसा कोई संकेत दिया गया है कि आपको टिकट मिल सकता है, आप अपने नाम का प्रचार करिए और जनता के बीच जाइए? पार्टियाँ पहले कभी किसी को ऐसा कोई इशारा या संदेश नहीं करते। ये तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और कांग्रेस पार्टी में सबसे ज़्यादा इस चीज़ का है कि जो भी प्रत्याशी संभावित उम्मीदवार है, वो अपना पक्ष रखे, जनता के बीच में जाए, अपनी बात रखे।
तो मैंने भी उस प्रक्रिया के अंतर्गत पूरे शहर में बैनर लगाए हैं, अपनी बात रखने के लिए मैंने जगह-जगह मीटिंग्स की है, हमने डोर टू डोर कैंपेन किया है, जहाँ हमने पार्टी की रीति-नीति को, कांग्रेस की जो फ्लैगशिप योजना है, उनको लोगों तक पहुँचाया है। तो ये हमारा एक काम है जिससे पार्टी भी मजबूती हो और लोगों को मेरे से एक रूबरू होने का, आपस में संवाद के थ्रू मुझे जानने का अवसर मिले। तो हमने एक पूरा प्रयास किया है, एक सकारात्मक प्रयास किया है कि पार्टी भी मजबूती हो और हमारा भी लोगों से एक अच्छा संवाद हो पाए। अंतिम निर्णय जो होगा वो पार्टी का होगा। अभी अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा भी कांग्रेस पार्टी का बहुत विरोध हो रखा है और हो रहा है। तो इस बीच फिर आपको टिकट मिलेगा तो फिर आप जीतने के लिए कैसे आशान्वित है? क्योंकि अल्पसंख्यक विरोध कर रहे हैं, आप आशान्वित हैं, ये बात थोड़ी समझ से परे है। देखिए, अल्पसंख्यकों में ऐसा कोई विरोध की विशेष बात नहीं है। कुछ जगहों पर ज़रूर किसी बात को लेके नाराज़गी है, लेकिन घर में ये बात है, जब हम सब लोग एक जाजम पर बैठेंगे, तो जहाँ कोई छोटी-मोटी नाराज़गी है, उसको हम लोग बैठ के ख़त्म कर लेंगे। सभी हम लोग भाई हैं, पार्टी के सभी संगठित और एक अनुशासित सिपाही हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिनकी पार्टी के प्रति वर्षों से निष्ठा रही है, तो कभी भी पार्टी के खिलाफ नहीं जाएँगे। कोई भी निर्णय होगा, हम सब लोग घर में बैठ के और उस निर्णय पर सब एक सहमत हो। माइनॉरिटी के एक नेता का मैंने साक्षात्कार लिया तो उन्होंने कहा कि मैं 4 जो राजनीतिक दल में से किसी एक का टिकट लेकर चुनाव ज़रूर लड़ूँगा, वो तब जब मुझे कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देगी। तो आप कह रहे हैं कि हम बैठ बैठ के बातचीत करके इसको बीच का रास्ता निकाल लेंगे, तो फिर ये कैसे संभव हो पाएगा? मुझे जानकारी में नहीं है कि किस नेता ने जो है इस तरीके का बयान दिया है। ये उनका खुद का स्वविवेक से लिया निर्णय हो सकता है, पर मैं पुनः उस बात को दोहराऊँगा कि ऐसा कतई नहीं होगा कि कोई भी कांग्रेस पार्टी के प्रति विश्वास रखने वाला व्यक्ति निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरे। तो हमारा पूरा प्रयास मैं रहेगा, निर्दलीय नहीं बोल रहा, अन्य राजनीतिक दलों से। किसी भी दल से जाए, वो पार्टी के विपक्ष में जाके यदि करे, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि उसको पार्टी की विचारधारा के बीच में रहें। कहीं कोई नाराज़गी भी है, तो बैठ के उसको हम लोग उसका समाधान करें। एक पल के लिए यह मान लिया जाए कि आपको कांग्रेस का टिकट मिल गया। आप भारतीय जनता पार्टी को के किस कैंडिडेट को टिकट दिलवाने में अपना हित मानते हैं? देखिए, मैं इस बात पर कभी गौर नहीं करता कि बीजेपी का कैंडिडेट कौन होगा। देखो, ये उनकी प्रक्रिया है, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, अपने अपना भाग्य आजमाइश कर रहे हैं। हम लोग तो मजबूती से काम कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बीजेपी किसी को भी टिकट दे दे, हम निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है, फिर भी आप पार्टी का साथ देंगे? 3 पीढ़ियों से कांग्रेसी परिवार है, इसमें तो कहने की कोई बात नहीं है। पिछले चुनाव में भी मैंने टिकट माँगा था, पार्टी ने नहीं दिया, तो हमने पूरी निष्ठा से जो प्रत्याशी था उसके साथ लग के हमने उनको विजयश्री के लिए पूरा प्रयास किया। और इस बार भी हम अपना एक प्रयास कर रहे हैं, पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसका सम्मान करेंगे और पार्टी के साथ रहेंगे। अब मैं आपको अंतिम प्रश्न पूछता हूँ। आपको टिकट दे दिया, आप चुनाव जीत गए, तो बीकानेर पश्चिम के विकास के लिए आपने क्या रोड मैप बना रखा है? ये पुराना शहर है और सबसे पहले जो यहाँ पे शहर के अंदर आपने देखा होगा कि हमारी सीवरेज सिस्टम जो है वो बहुत सी जगहों पर बहुत जल्दी चौक हो जाता है। थोड़ी सी बारिश आती है, ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है, सड़क पर पानी और गंदगी हमें दिखती है। कई मोहल्ले आज भी ऐसे हैं जहाँ तक सीवर लाइन पहुँची नहीं है, डाली नहीं की है। सड़कों का हाल कई जगह बुरा है, कई जगह नालियाँ हैं, कहीं पोल्स पर लाइट नहीं है आज भी। तो ये छोटी-छोटी समस्याएँ हैं जिनसे आज भी दो चार होना पड़ रहा है। लोगों को लेके इन चीज़ों को कुछ जगहों पर नाराज़गी भी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा एक सिस्टमैटिक तरीके से, चाहे जो भी सार्वजनिक निर्माण विभाग है, यूआईटी है, निगम है, उनका एक कोऑर्डिनेशन करके और साथ में बैठ के जिन-जिनका जो क्षेत्र आता है, सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा किया जाए, उसका मैप बन के और उसके बाद में जो सड़कें जहाँ प्राथमिकता है, जहाँ ज़्यादा टूटी है, वहाँ पहले और उसके हिसाब से प्राथमिकता से सड़कों, नालियाँ, सफाई के लिए और स्ट्रीट लाइट्स के लिए। दूसरी चीज़ हो गई कि जैसे-जैसे हमारी आबादी बढ़ रही है, रोज़गार के संसाधन कम होते जा रहे हैं। सारे लोग सरकारी नौकरी लग नहीं सकते, तो हमें कुछ ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे बहुत से उद्योग धंधे, इंडस्ट्रीज़ की बीकानेर में स्थापना हो, पर्यटन को कुछ ऐसा बढ़ावा मिले, जिससे हमारे जो लोकल युवा हैं, उनको भागीदारी मिले, वो शिक्षा पूरी करते हैं, उनको रोज़गार के अवसर मिले। आपने ये जो बुनियादी सुविधाओं से जो वंचित है, उनके बारे में बताया।
आपने मूल जो रेल फाटक, कोर्ट गेट रेल फाटक की जो समस्या है, उसका आपने कोई ज़िक्र नहीं किया। बाकी जो नेता भी मेरे पास साक्षात्कार के लिए आते हैं, मैंने जो भी प्रश्न पूछा, चाहे चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उन्होंने सबसे पहले मुद्दा रेल फाटक का उठाया। आपने नहीं उठाया, इसका क्या कारण? शायद आपको जानकारी होगी कि रेल फाटक का जो है वो अंडरपास के लिए प्रस्तावित है और उसका बजट भी जो है वो सैंक्शन हो गया है। तो जल्दी उस पर काम भी होगा और उससे निजात भी मिल जाएगा। साथियों, आप हैं अरुण व्यास। इनका कहना है कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है, तो बीकानेर के मतदाता मुझे चुनाव जिताते हैं, तो मैं ड्रेनेज समस्या, सड़कों की, नालियों की समस्या और जो बुनियादी सुविधाओं से बीकानेर पश्चिम के मतदाता वंचित है, उस समस्याओं को दूर करूँगा और बीकानेर के विकास में पूर्ण योगदान दूँगा। कैमरा पर्सन विकास सेवक के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।